So today what I have for you, today I will take the next class related to literary terms. Literary terms से जो related है उसको मैं cover करूंगा. Let me share whiteboard. So जो literary terms में हम लोगों ने जितनी भी बातें किए हुए थे उनमें से कुछ टर्म्स और हैं. उन टर्म्स को लेकर के जब हम बात करते हैं या उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो क्या क्या है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए या क्या क्या ऐसे टर्म है जो पूछे जा सकते हैं. खास कर उन सब पे हमें बात करना. जैसे हमने एजोनाइज पे बात किया था, काल्जोनाइज पे बात किया था, मुझे याद है मैंने एल्यूजन पे बात किया था, ऑल दीज थिंग्स मैंने बात किया था. और आज मैं एक शब्द लूंगा जिसका नाम है एम्बिगिटी. देर इज अ वर्ड एम्बिगिटी. एम्बिगिटी बड़ा पॉपुलर वर्ड है. एम्बिगिटी पूछा भी गया है. एम्बिगिटी, द टर्म इज एम्बिगिटी. AMBIGUITY. जो टर्म का नाम है उसका नाम है एम्बिगिटी. ये जो टर्म है ये सही मायने में क्या इंडिकेट करता है? इट इज अप्लाइड टू अ फॉल्ट इन स्टाइल. सबसे पहला पॉइंट की इन ऑर्डिनरी यूजेस. इन ऑर्डिनरी यूजेस. इन ऑर्डिनरी यूजेस ambiguity is applied to a fault in style. AMBIGUITY. Ambiguity is applied. APPLIED. Applied to a fault in style. In style. Ambiguity is applied to a fault in style. दूसरा पॉइंट, it also refers. It also refers. REFERS. It also refers to. किसको रिफर करता है? It also refers to a vague or equivocal. To the use of a vague. The use of a vague. VAGUE. Or it must be R. Actually I was writing R but it changed into off. Vague or equivocal. EQUIVOCAL. Equivocal expression. SSION. Expression. When आगे उसी के लिखना है, उसी का ही हिस्सा है. when उसके बाद what is wanted. When what is wanted. When what is wanted is precision. Is precision. PRECISION. Is precision and particularly of reference. And particularly CU. This is CULARLY. Particularly of reference. REFERENCE. तीसरा पॉइंट है
तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, इट इज यूज्ड एज अ पोएटिक डिवाइस, DEVIC। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज यूज्ड एज अ पोएटिक डिवाइस to signify two or more distinct references, to signify two 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 or to signify two or more distinct references, DISTINCT, distinct references are to express two or more diverse attitude, are to express what? Are to express two or more diverse attitudes or feelings, two or more diverse attitude or feeling, DIVERAC, diverse attitude और फीलिंग। इतना आपको जो है सबसे पहले समझना है, फिर मैं एक और टर्म इसी से जुड़ा हुआ है उसको मैं लूंगा। मैं आपको सबसे पहले शुरू से लेके चल रहा हूं। आज की क्लास में जो मैंने कवर किया है वो कवर किया है एम्बिगिटी, AMBIGUITY। आप ये देखेंगे कि इट्स अ वर्ड, लेकिन इस वर्ड का एक मीनिंग है, एक उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो 2-3 पॉइंट में एमएच एब्राम से बताए हुए हैं कि किसी भी आदमी को एम्बिगिटी को लेकर के इन सारी चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। उनमें से एक शब्द है, एक पॉइंट जो है वो है कि इन ऑर्डिनरी यूजेस, सामान्य रूप से जो एम्बिगिटी का यूज किया जाता था, इन ऑर्डिनरी यूजेस, जो सामान्य रूप से जो एम्बिगिटी का यूज किया जाता था, एम्बिगिटी इज अप्लाइड टू अ फॉल्ट इन स्टाइल। नंबर 1 पॉइंट, अगर कभी क्वेश्चन आता है, अब आप इस यही देखिए कि मैं इतना क्यों लिखा रहा हूं। यद्यपि मेरी विनोद भाई से बात हुई थी कि लिखाने पे टाइम जाता है, मैं इसको अब बहुत जल्दी जो है पीडीएफ में आपके साथ शेयर करके केवल फिर डिस्कस करूंगा, फिर मैं लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन 2-3 टर्म को लिखवा के बताना ही जरूरी था ताकि वो एक हैबिट में आ जाए। तो जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तो आपका दिमाग कंसेंट्रेट उस पर रहेगा। तो लिखाने पर आदमी जब नोट करता है तो थोड़ा सा वो कंसेंट्रेट रहता है, इस वजह से। लेकिन पीडीएफ फाइल भी मैं उसको शेयर करूंगा। तो एक मेरी जो बात समझना है कि एम्बिगिटी जो है या किसको इंडिकेट कर रहा है, या इंडिकेट करता है टू अ फॉल्ट इन स्टाइल। नंबर 1, इट रिफर्स टू अ फॉल्ट इन स्टाइल। दूसरा नंबर पॉइंट, इट आल्सो रिफर्स टू द यूज ऑफ वेग, VAGUE। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, वेग। वेग माने विच इज नॉट क्लियर, अस्पष्ट। वेग माने अस्पष्ट, ना कि स्पष्ट। अस्पष्ट। हो सकता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन हिंदी का जो है वो गलत हो, मैं इस तरह से उसको अलग कर रहा हूं। मतलब वेग का मतलब क्या है, जो क्लियर नहीं है। तो इट आल्सो रिफर्स टू द यूज ऑफ वेग आर इक्विवोकल, जो चीजें अस्पष्ट नहीं है या उसी के समान। दूसरा शब्द क्या आया हुआ, इक्विवोकल, उसी के समान एक्सप्रेशन। जब भी एम्बिगिटी आती है तो वह उसमें ऐसा चीज का एक्सप्रेशन होता है जो बहुत क्लियर नहीं होता। बहुत क्लियर का मतलब कि उस शब्द से ये नहीं पता चलता कि इसका यही मीनिंग निकल रहा है और यही राइटर बात कहना चाहता है। उसमें क्या होगा, मोर देन वन मीनिंग निकलेगी। इसीलिए यहाँ पे आया दूसरा पॉइंट, इट आल्सो रिफर्स टू द यूज ऑफ वेग। वेग माने जो क्लियर नहीं है, और एक्विवोकल मतलब उसी के समान एक्सप्रेशन। किसका एक्सप्रेशन,
when what is wanted is when what is wanted कि when और what जो भी कहा जा रहा है और क्या चाहा जा रहा है is wanted is precision, वो अपने में कैसे प्रिसाइज है, प्रिसाइज का नाउन फॉर्म प्रिसीजन, वो बहुत संक्षिप्त है, कम शब्दों में कहने की कोशिश की जा रही है, एंड पार्टिकुलरली ऑफ रिफरेंस, और ऐसा लगता है कि किसी रिफरेंस के शक्ल में वो बात कही जा रही है। अगर याद होगा तो एल्यूजन में कहा गया था पासिंग रेफरेंस, एल्यूजन में क्या था पासिंग रेफरेंस, यहाँ पे पासिंग रेफरेंस नहीं होता। जब आप एम्बिगिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे होता है किसी संदर्भ में ये बात कही जा रही है, लेकिन वो जो बात कही जा रही है ऐसा नहीं कि कहीं से कहीं का उठा के रख दिया गया। एम्बिगिटी एक ऐसा शब्द है जिसमें सिंपल सा एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि एनी वर्ड विच हैज मल्टीपल मीनिंग या एनी वर्ड विच हैज मोर देन वन मीनिंग, कोई भी शब्द जिसकी एक से अधिक मीनिंग निकलती है उसको आप उसे आप क्या कहेंगे एम्बिगिटी कहेंगे। तो एक चीज ये होता है कि मैंने फिर से मैं यहाँ पे देख बता दूं, इट आल्सो रिफर्स टू द यूज ऑफ वेग, इसमें अस्पष्ट बात कही जाती है या उसी के समान जो अभिव्यक्ति होगी उसपे दिखाने की कोशिश की जाती है कि वह प्रिसीजन उसमें है, वह प्रिसाइज है, शार्ट में है और किसी के रिफरेंस में बात कही गई है। तीसरा चीज मैंने कहा था ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज्ड एज अ पोएटिक डिवाइस, इसका यूज जो है पोएटिक डिवाइस की शक्ल में भी किया जाता है, टू सिग्निफाई टू आर मोर, टू सिग्निफाई टू आर मोर डिस्टिंक्ट रेफरेंसेस, टू सिग्निफाई टू आर मोर डिस्टिंक्ट रेफरेंसेस, दो अलग अलग रेफरेंसेस की शक्ल में, टू सिग्निफाई टू आर मोर डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस। ध्यान से सुनिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो अलग अलग रेफरेंसेस को लेकर के इस पे बात कही जाती है। इट इज यूज्ड एज अ पोएटिक डिवाइस टू सिग्निफाई टू आर मोर डिस्टिंक्ट रेफरेंसेस आर टू एक्सप्रेस टू आर मोर डाइवर्स एटीट्यूड आर फीलिंग। इसका मतलब बार बार जो शब्द आ रहा है टू आर मोर, ये चीज चाहे आपकी फीलिंग्स को लेकर के बात हो उसका एक्सप्रेशन होगा, चाहे ये जो है मीनिंग को लेकर के एक्सप्रेशन होगा, इसमें क्या है दो या दो से अधिक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की उसका जो मीनिंग निकलेगा वो क्या होगा दो या दो से अधिक निकलेगा, ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। यहाँ तक कोई ऐसा है जिसे ना समझ में आया हो, यू कैन आस्क। बस आपको सिंपल सा एक ही शब्द समझना है कि आपका एम्बिगिटी एक ऐसा शब्द है जो किसी भी शब्द की एक, दो या दो से अधिक मीनिंग निकालता, उसको क्या कहा जाता है एम्बिगिटी, AMBIGUITY। अब उसके बाद मैंने कहा था कि मैं इसी से जुड़ा हुआ एक और शब्द यूज करूंगा, इसी से जुड़ा हुआ वो अलग नहीं है, लेकिन उसको क्या नाम दिया गया, उसका जो नाम है प्लूरिजिग्नेशन, प्लू PLURISIGNATION, प्लूरिजिग्नेशन। इसी को आप ये समझिए कि इसी का एक और मीनिंग होता है मल्टीपल मीनिंग, MULTIPLE, मल्टीपल मीनिंग। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आ रहा है, वो दो इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो प्लूरिजिग्नेशन है। दिस प्लूरिजिग्नेशन मीन्स सिंपली, व्हाट डू यू मीन बाय प्लूरिजिग्नेशन, मल्टीपल मीनिंग, मोर देन वन मीनिंग। प्लूरिजिग्नेशन, मल्टीपल मीनिंग और एम्बिगिटी, ये तीनों एक शब्द है। यहाँ पर मैं फिर लिख दूं, दूसरे शब्द का नाम मैंने क्या लिखा एम्बिगिटी, AMBIGUITY। अगर कोई पूछता है कि जो आपका एम्बिगिटी है इसको किन और शब्दों से जाना जा सकता है, तो एक तो प्लूरिजिग्नेशन। अब आपके माइंड में आएगा आएगा कि हमने प्लूरिजिग्नेशन को अलग क्यों किया, इसलिए अलग किया कि इसमें जो है ये एक ऐसा शब्द है जो कि थोड़ा सा एम्बिगिटी के इक्वल है, ऐसा लगता है ये लिटरेरी टर्म का हिस्सा है।
मल्टीपल मीनिंग कोई ऐसा टर्म नहीं है, लेकिन प्लूरिजिग्नेशन इज अ टर्म। और प्लूरिजिग्नेशन मीन्स वही चीज है जो एम्बिगिटी है। एम्बिगिटी एक ऐसा शब्द होता है जिसमें एक से अधिक मीनिंग निकलती है किसी भी शब्द का, उसी को आप कह सकते हैं प्लूरिजिग्नेशन, या उसी को आप क्या कह सकते हैं, मल्टीपल मीनिंग। तो एक पॉइंट आपका ये क्लियर हुआ। ये बात सबको क्लियर हो गई? किसी तरह का कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? समझा दीजिए, मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया। मैडम कौन सी मैडम है, मैं इशरत मैडम है क्या? सर प्रज्ञा। ठीक है। प्रज्ञा मैडम, देखिए आपको बस मैंने बताया कि मैंने अभी आपको समझाने के लिए तीन शब्द यूज किया है। सबसे पहला शब्द जो मैं यूज किया हूँ उस शब्द का नाम है एम्बिगिटी। आप एक वर्ड यूज करती है, जैसे अगर मैं कहूँ कि एम्बिग्यूस, AMBIGUOUS, या अगर मैं वर्ड यूज करता हूँ कि एम्बी, जब जब कहते ना ये केस बहुत ज्यादा एम्बिग्यूस है, तो जब आप वहां पे एम्बिग्यूअस वर्ड या एम्बिग्यूस वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है उलझा हुआ, जो बहुत क्लियर नहीं है। मैं फिर से आपको लेके चलता हूँ। लिटरेरी टर्म में कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको बस हमेशा ध्यान में रखना है। मैंने शब्द जो लिया वो लिया एम्बिगिटी। मैंने बताया कि ऑर्डिनरी यूजेस में, सामान्य जीवन में, सामान्य स्टाइल में एम्बिगिटी का क्या मतलब है। सामान्य स्टाइल, सामान्य लाइफ में एम्बिगिटी का मतलब लोग ये कहते हैं कि एम्बिगिटी इज अप्लाइड टू अ फॉल्ट इन स्टाइल, टू अ फॉल्ट इन स्टाइल। मतलब अगर आप कोई चीज लिख रहे हैं और आपके लिखने की स्टाइल में कोई गलती हो जाती है, फॉल्ट हो जाता है, तो उस फॉल्ट को लोग पहले क्या कहते थे, उसको एम्बिगिटी कहते थे। एम्बिगिटी क्यों उसको कहते थे? मतलब ऑर्डिनरी यूजेस में ये बात कही जाती है, सामान्य रूप से ये कही जाती है, ऐसा नहीं कि लिटरेरी टर्म में, सामान्य रूप से क्यों कहते थे। कभी कभार आदमी जब लिखता था तो वो गलत का मतलब कि कुछ हो सकता है, उसकी मात्रा गलत हो जाए, स्पेलिंग गलत हो जाए, तो सेंस क्लियर नहीं हो पाता है। जहां पर किसी भी चीज का सेंस स्पष्ट नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, उस चीज को एम्बिग्यूस स्टेटमेंट कहा जाता है। आजकल लोग ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि वो आदमी हर समय एम्बिग्यूस स्टेटमेंट देता है। एम्बिग्यूस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि वो जो है उसमें दो अर्थी बातें निकलती है, क्लियर स्टेटमेंट नहीं रहता है, उस पे एम्बिगिटी। ज्यादातर अपने यहाँ के पॉलिटिशियन इस चीज को, जैसे अगर ये मैं कहूँ कि अभी तो बाबा का बुलडोजर जो है रिपेयरिंग के लिए गया हुआ है, तो ये इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें जो स्टेटमेंट आ रहा है वह एम्बिग्यूस है, लोगों को वो तब तक क्लियर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि बाबा का जो बुलडोजर है वह सिंपल सा ये बात बताने के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस तरह का काम किया, ये अब एक स्पष्ट व्याख्या हुई। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि बाबा का बुलडोजर अभी रिपेयरिंग के लिए गया हुआ है, तो वह एम्बिग्यूस स्टेटमेंट है, क्योंकि उसकी क्लियर व्याख्या नहीं कि कौन से बाबा, कौन सा बुलडोजर, क्या रिपेयरिंग का मतलब क्या है, वो क्लियर नहीं है। लेकिन जब आप इसको यूपी की पॉलिटिक्स से जोड़ करके देखते हैं तब आपको एक क्लियर स्टेटमेंट नजर आता है। ये भी मीनिंग हो सकती है, जो बड़े बड़े बाहुबली है उनको उन्होंने जो है क्या किया कि बिल्कुल आप कह सकते हैं कि सड़क पे ला दिया, तो ये भी इसकी मीनिंग निकल रही है। ये इसका क्या होता है, यह इसका एक तरीका होता है। तो एम्बिग्यूस स्टेटमेंट और एम्बिगिटी, प्रज्ञा जी इतना क्लियर हुआ जो भी मैडम पूछ रही थी? यस सर, यस सर। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट आता है, it also refers to the use of वेग आर इक्विवोकल एक्सप्रेशन। वेग का मतलब ये होता है कि जब हम बात उसमें एम्बिगिटी में कहते हैं तो वो चीजें वेग होती है। वेग का मतलब द थिंग दैट इज नॉट क्लियर, द थिंग दैट हैज नॉट बीन सेड डायरेक्टली, जिस चीज को डायरेक्टली नहीं कहा गया, जिस चीज को स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया, उस चीज को वेग कहा जाता है, या उसी के समान दूसरी अभिव्यक्ति उस पर दी जाती है। मेरे ख्याल से ये भी स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। और जब ये कहा यस सर। जाता है तो उसमें उसमें प्रिसीजन नजर आता है कि कम शब्दों में संक्षिप्त बयान दिया गया और संक्षिप्त बयान में ये चीजें कही गई है। एंड पार्टिकुलरली ऑफ रिफरेंस, कभी कभार ये बातें किसी रिफरेंस में भी कही जाती है विशेष रूप से। इट इज यूज एज अ पोएटिक डिवाइस, मैंने कहा था ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको पोएटिक डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है। टू सिग्निफाई टू, देखिए यहाँ पे टू सिग्निफाई, सिग्निफाई का मतलब महत्व देना, टू आर मोर, दो या दो से अधिक
डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस। जब भी कोई एम्बिग्यूस स्टेटमेंट होगा या एम्बिग्यूस वर्ड होगा या किसी वर्ड में आपको एम्बिगिटी नजर आती है, तो उस वर्ड में जो भी रेफरेंसेस या मीनिंग निकलेगी वो दो या दो से अधिक होगा, उसका कभी एक मीनिंग एक अर्थ नहीं निकलेगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। आर टू एक्सप्रेस टू आर मोर डाइवर्स फीलिंग। फिर मैंने आपको बताया था कि इसी एम्बिगिटी के लिए जो एक और वर्ड यूज किया जाता है वो है प्लूरिजिग्नेशन, या इसी को हम कहते हैं मल्टीपल मीनिंग। मल्टीपल मीनिंग का मतलब जिसमें एक से अधिक मीनिंग। तो ब्लू रिजिग्नेशन मैंने एक अलग लिटरेरी टर्म बना के आपसे डिस्कस किया, फिर मैंने बताया कि इसी ब्लू रिजिग्नेशन को आप मल्टीपल मीनिंग भी कह सकते हैं और आप इसको एम्बिगिटी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर ब्लू रिजिग्नेशन, जी बताइए सर इट मैडम। मीन्स कि बोथ आर सेम एम्बिग्विटी और प्लूरिजिग्नेशन। या ये सब सेम है, एम्बिगिटी, ब्लू रिजिग्नेशन एंड आप कह सकते हैं मल्टीपल मीनिंग, ये सब सेम है। ये उसके जो है अल्टरनेटिव टर्म्स यूज किए जाते हैं। इतना क्लियर हो गया? ओके सर। यस सर, थैंक यू सर। ओके। इसमें एक चीज है जो कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है, खास करके यूजीसी डेट पे भी आया हुआ एक किताब का नाम, उसकी डेट भी पता होना चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए। मैं यहाँ वो बात नोट करके लिखवा दे रहा हूँ। एक किताब है जो लिखी गई है, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी। ये किताब 1930 में आई है, 1930 में, और इसके राइटर का नाम है विलियम इम्पसन। ये किताब आप बिल्कुल रट लीजिएगा, किताब का नाम रट लीजिएगा, टेस्ट में, अगले टेस्ट में ये जरूर आना है। विलियम इम्पसन, EMPSON, विलियम इम्पसन, ये किताब है। तो हमने आपको ये बताया कि एक किताब है, एक बुक है जो कि उसका टाइटल है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी, 1930 में आई है। ये किताब, राइटर का नाम है विलियम इम्पसन, जो इसी से रिलेटेड है। अच्छा, दूसरा चीज की आ, एक वर्ड और है जो मैं यहीं पे डिस्कस करूंगा। उस वर्ड का नाम है पोर्टमैंट्यू। देखिए, ये सब आपस में जुड़े हुए शब्द हैं, लेकिन मैं अलग अलग आपको इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि ये पता चले कि ये सब वर्ड एक टर्म के रूप में, पोर्टमैंट्यू, MANTEAU, पोर्टमैंट्यू एक शब्द है, पोर्टमैंट्यू, PORT, पोर्ट, MANTEAU, पोर्टमैंट्यू। पोर्टमैंट्यू एक ऐसा शब्द है जिसमें स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीपल मीनिंग इज कन्वेड। आ स्पेशल, SPECIAL, a special type of multiple is conveyed, is conveyed। एक पॉइंट तो आपको इसका ये ध्यान में रखना है। दूसरा चीज ये है कि एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पोर्टमैंट्यू क्या डेजिग्नेट करता है। पोर्टमैंट्यू
designates a large suitcase a large suitcase that opens into two equal compartments that opens into two equal compartments two equal compartments MENTS. तीसरा पॉइंट, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका जो तीसरा पॉइंट है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ लिटरेरी क्रिटिक बाय अ लिटरेरी क्रिटिक हम्प्टी डम्प्टी हम्प्टी डम्प्टी हम्प्टी डम्प्टी। तो ये चीजें आपको इतना तक तो ध्यान में रखना चाहिए। और इसका उन्होंने जो खुलासा किया था, किसमें किया हुआ था? लीविस कैरोल्स का एक नॉवेल है थ्रू द लुकिंग ग्लास। एक पॉइंट ये भी नोट करके लिख लीजिएगा, लीविस कैरोल्स, LEWIS, लीविस कैरोल्स, CAROLL, लीविस कैरोल्स थ्रू द लुकिंग ग्लास, थ्रू द लुकिंग ग्लास, दिस इज द नेम ऑफ द नॉवेल, थ्रू द लुकिंग ग्लास। 1871 is an important novel is an important novel in which one can find this theory। मैं पहले पॉइंट से लेके चलता हूं आपको। और जेम्स, यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि जेम्स जॉयस ने भी इसका यूज किया हुआ है फिनिगेंस वेक में। एक पॉइंट और मैं लिखवा दूं, जेम्स जॉयस used this technique in Finnegan's Wake, FINNE, Finnegan's, GANS, Wake, WAKE, 1939 में।
ये चीजें हैं। आई थिंक यू गॉट इट, इसमें ऐसा कुछ हो नहीं है, तो मैं फिर से इस चीज को ले रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या इसमें है। सबसे पहला चीज कि हमने जो नेक्स्ट टर्म लिया है उसका नाम है पोर्टमैन्ट्यू। मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। पोर्टमैन्ट्यू एक शब्द है, इस शब्द से क्या मतलब है, स्पेशल टाइप। यह एक जो है स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीपल मीनिंग को इंडिकेट करने वाला है। जैसे अगर आपको याद होगा कि मल्टीपल मीनिंग को इंडिकेट करने के लिए अभी जो शब्द आया था एम्बिगिटी आया था, या जो है आप कह सकते हैं कि प्लूरिजिग्नेशन आया था, उसी में शब्द लिखा था, मल्टीपल मीनिंग भी लिखा हुआ था। लेकिन एक स्पेशल टाइप से मल्टीपल मीनिंग को इंडिकेट करने के लिए इसका वर्ड यूज किया गया। और ये शब्द आया कहाँ से, मीनिंग इज कन्वेड। पोर्टमैन्ट्यू, MANTEAU, डेजिग्नेट, जो पोर्टमैन्ट्यू शब्द है यह डेजिग्नेट करता है इसका अ लार्ज सूटकेस। यही क्वेश्चन पूछा गया है, ये किसको डेजिग्नेट करता है, ये एक लार्ज सूटकेस को डेजिग्नेट करता है दैट ओपन्स इनटू टू इक्वल कंपार्टमेंट, जो दो इक्वल कंपार्टमेंट्स में खुलते हैं, दैट ओपन। पोर्टमैन्ट्यू जो है एक सूटकेस को इंडिकेट करेगा जो कि दो समान रूप से खुलते हैं। जैसे अगर हम लोग अभी कोई सूटकेस ले लें तो देखते हैं जब उसको खोलते हैं तो ऊपर का भी हिस्सा ही उतना लंबा चौड़ा उसी तरह से रहता है जितना नीचे का रहता है। तो वही कह रहे हैं दैट ओपन्स इनटू टू इक्वल इक्वल कंपार्टमेंट। फिर आया है कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ लिटरेरी क्रिटिक। इसका नाम क्या है, हम्प्टी डम्प्टी। इसको यूज करने वाले आदमी का क्या नाम था, हम्प्टी डम्प्टी था। इसका यूज जो है लीविस कैरोल की एक नॉवेल है थ्रू द लुकिंग ग्लास, उसमें मीनिंग दिखाने के लिए यूज किया गया, जो 1871 में आई है, थ्रू द लुकिंग ग्लास के अलावा जेम्स जॉयस ने एक नॉवेल है फिनिगेल्स वेक, FINNEGANS, फिनिगेल्स वेक पे भी इसको करने के लिए किया गया है। So these are the two important points which you have to remember या which you have to keep in your mind कि ये चीजें रही है, फिनिगेल्स वेक, ऑल दिस थिंग। नाउ इसके अलावा एक चीज और भी है, जब हम बात करते हैं जैसे जैसे उन्होंने क्या किया हुआ है कि एक जो भी मैं जेम्स जॉयस की मैं बात कर रहा था, जेम्स जॉयस ने इसी चीज का यूज किया हुआ है एक गर्ल के ऊपर कमेंट करने के लिए। एन एग्जाम्पल इज हिज कमेंट आर गर्ल्स हु आर यंग एंड इजिली प्रूडेड। एक लड़की है जो कि क्या है, जैसे एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये जेम्स जॉयस से मैं लेके आपको केवल समझा रहा हूँ। जैसे एक लड़की है जो कि आप कह सकते हैं कि फ्राइटेड, एक वर्ड मैं यूज करूं कि FRIGHTENED। फ्राइटेड का मतलब होता है डराना। फ्राइटेड का मतलब डरना, डराना। आप यहाँ पे समझिए फ्राइटेड, FRIGHTENED। लेकिन नॉवेल में जो है क्या किया गया, ये जो वर्ड है वहां पे एक तरह से इस शक्ल में आए कि युग, YUNG, युग एंड YUNG, युग एंड प्राउडेड। FREUDNED, जो कि अगर मैं युग को यंग मान लूं कि वो यंग है एंड इजिली प्राउडेड, और जो बहुत आसानी से डर जाती, युग को अगर मैं यंग मान लूं
लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो ये युग है और जो फ्राउडेड है, ये ऐसा लगता है कि कार्ल युग जो साइकोलॉजिस्ट थे और जो फ्रायड थे उनको लेकर के ये शब्द बुना गया, क्योंकि साइकोलॉजिकल थियरी में उन्होंने फ्राइटेड से या इस चीज को उन्होंने दिया हुआ है। और युग युग और फ्राइडेड को जब आप इजिली जोड़ करके एक शब्द बनाएंगे तो वो जो शब्द बनेगा फ्राउडेड बनेगा, FREUDNED, जिसका आधुनिक रूप फ्राइटेड है। तो अगर हम इसको देखें कि फ्राइटेड या जो फ्राउडेड है वो फ्राइड हो गया, और जो युग है वो यंग मतलब कार्ल युग हो गए, जो दोनों साइकोलॉजिस्ट थे, उनको उनको इंडिकेट करता है। कुल मिला करके कार्ल युग, JUNG, एंड फ्रायड का जो साइकोलॉजिकल थेरेपी है उस चीज को इंडिकेट करता है। तो ये दो चीजें हैं जो हमें या आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह की चीजें, ये कोई वो नहीं है। मैंने एक एग्जांपल आपको लिया कि इसमें आप देखिएगा कि इस शब्द में दो समान रूप से पोर्टमैंटू आया हुआ है। जैसे अगर एक शब्द बना फ्राउडेड, क्या बना फ्राउडेड, FREUDNED, तो फ्राउडेड में इसी शब्द में आपका क्या निकल करके आया, फ्राइड। लेकिन उससे पहले जो एक शब्द था युग एंड फ्राउडेड, अगर दो शब्द है युग एंड फ्राउडेड, तो युग का मतलब कार्ल युग और फ्राउडेड का मतलब कि फ्राइड से। तो ऐसे जो दो शब्द है जो जो संदूक की तरह समान रूप से खुलते हैं और जिसमें वो चीजें आती है, उसको लेकर के उन्होंने ये बात कही हुई है, कार्ल एंड या कार्ल युग एंड फ्राउडेड। सो क्या ये चीजें समझ में आई है या मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना है? सर हम इसे फन कह सकते हैं फिर? नहीं, फन इज अनदर थिंग। फन का मतलब तो ये होता है कि उसमें जो है, फन का मतलब प्ले ऑफ वर्ड्स है। फन जो होता है वो प्ले ऑफ वर्ड्स होता है, और उस प्ले ऑफ वर्ड्स में जब भी आप फिगर ऑफ स्पीच फन को देखेंगे तो उसमें है कि वो शब्दों का खेल है, लेकिन उन शब्दों का एक अलग अलग मीनिंग निकलती है। यहाँ पे अलग अलग मीनिंग ना होकर के, बल्कि क्या होगा, किसी भी चीज का मल्टीपल मीनिंग निकलेगा, एक से अधिक मीनिंग निकलेगी, मोर देन टू मीनिंग। और वह जो मीनिंग निकलेगी वह जो है स्पेशल केस में वह किसका आप कह सकते हैं कि वो पोर्टमैंट्यू की शक्ल में आता है। पोर्टमैंट्यू शब्द को यूज करने वाले आदमी का नाम हम्प्टी डम्प्टी रहा, और जो पोर्टमैंट्यू है यह डेजिग्नेट करता है एक लार्ज, आप कह सकते हैं कि संदूक को। और यह जो संदूक है और यह जो संदूक है यह स्पष्ट रूप से, यह जो संदूक है यह स्पष्ट रूप से दो बराबर हिस्सों में खुलता है। यह जो संदूक है यह स्पष्ट रूप से दो बराबर हिस्सों में खुलता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि कोई एक ऐसा शब्द ले लिया जाता है, जैसे अगर आप ये देखेंगे, जैसे मैंने बताया था कि शुरू में अगर हम वर्ड यूज करें क्या कि युग एंड फ्राउडेड वर्ड यूज किया गया, कि वो जो, जैसे अगर मैं एक लड़की की बात करूं कि वह लड़की जो है वह गर्ल युग है और इजिली फ्राउडेड है, मतलब वह गर्ल यंग है लेकिन आराम से डर जाती है। तो जो युग और जो फ्राउडेड वर्ड यूज किया जा रहा है, यह एक्चुअली में कार्ल युग का और फ्रायड का थियरी लेकर के वहां पे उसको समान रूप से बताया गया उसमें कि ये दोनों चीजें मौजूद है। युग का भी थियरी उस लड़के पे काम कर रही है और उसका भी। तो ये जो समान रूप से देखने की कोशिश है इस पार्टिकुलर चीज को, क्योंकि मुझे पता है कि ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म का हिस्सा है, लेकिन वर्ड है और ये वर्ड में जो पूछा गया है ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, थोड़ा सा और एक्सटेंड करके कि एक एग्जांपल आपके माइंड में रहे। बाकी जो वहां पे पूछा गया, दो क्वेश्चन पूछा गया, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, हम्प्टी डम्प्टी ने किया। इसका मतलब क्या है, मल्टीपल मीनिंग है। दूसरा चीज जो है यह किसको डिजिग्नेट करता है, एक लार्ज स्केल, जो एक लार्ज आप कह सकते हैं कि संदूक को वर्ड आया हुआ था, जो कि एक लार्ज सूट केस को, दैट ओपन्स इनटू टू इक्वल कंपार्टमेंट। इतने ही शब्द आपको क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं।
Suhani Gautam is saying, Malavika sir, what is the difference between flu resignation and port battery? Please explain it again. ये मैं बता चुका था मलाविका जी का, ये क्वेश्चन तो मैं डिस्कस कर, मैं ये जानना चाहता हूँ और कोई। मलाविका जी ये क्या, ये आपका क्वेश्चन फिर से है, मुझे बताना है या ये समझ में आ गया? यस सर। ये समझ में आ गया था कि ये क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करना है? नहीं सर, क्लियर हो गया। ओके। और कोई ऐसा है जिन्हें ये तीन शब्द, इस शब्द को कि पोर्टमैट्यू जो शब्द है हम्टी डम्टी ने यूज किया। पोर्टमैट्यू शब्द जो डेजिग्नेट करता है एक लार्ज सूटकेस को विच ओपन्स टू विच ओपन्स इनटू टू इक्वल कंपार्टमेंट्स। और इसके अलावा जो पोर्टमैट्यू है वह स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीपल मीनिंग को कन्वे करता है। ये तीन शब्द क्या सबको क्लियर हो गए? कोई डाउट किसी को? यस सर, नो डाउट। ओके ओके। सर एक चीज बता आई दीजिए, ये सर हाँ सर ये फिनिंगन वेट का जो है जेम्स जैसी का, ये 1939 में है, लिखी गई है। 1939 में है, 1939 में। जी सर, थैंक यू सर। और इसके अलावा मैं जो है एक और शब्द को मैं केवल कवर करूंगा, दैट इज एक शब्द है जो पूछा जाता है अक्सर करके, उसका केवल आज मैं उस डिफिनेशन को कवर कर रहा हूँ कि एलिग्री क्या है। ये पूछी जा चुकी है एलिग्री, ALLEGORY, एलिग्री। एंड एलिग्री, ALLEGORY, एंड एलिग्री is a narrative, is a narrative whether in prose or verse, in prose or verse, whether in prose or verse, in which the agents and actions and sometimes the setting। ये ध्यान में रखिएगा जितने भी शब्द बोले जा रहे हैं, in which the agents, comma, and actions and sometimes, and sometimes the setting as well, the setting as well are contrived by author, contrived by author to make coherent sense on the literal, to make coherent sense on the literal, literal, are primary level of signification, primary level of signification, signification, and at the same time to communicate a second, and at the same time to communicate a second. COMMUNICAT, to communicate
a second correlated order of signification, correlated order of signification, correlated order of signification, order of signification. So these things you see, these things you find. I just want to tell one point, जो कि एक इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर, कि जो मैंने नया शब्द लिया उस नए शब्द में अगर आप देखेंगे तो एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट का नाम है एलिग्री। आपको मैं सिंपल सा ऐसे बता दूं कि एलिग्री एक तरह की कहानी होती है जो प्रोज या पोइट्री दोनों में बयां की जाती है। ये हिंदी में आप ऐसे समझ लीजिए पहले कि ये एक तरह का नैरेटिव है, कहानी है जो प्रोज या पोइट्री में बयां की जाती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो लिटरल मीनिंग होती है, जो लिटरल कहानी होती है, उसमें एक उसकी सेकेंडरी मीनिंग निकलती है। इसका मतलब एक एक समय में दो कहानियां उसमें चलती है पैरेलल। एलिग्री जब भी आएगा तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एन एलिग्री इज अ नैरेटिव। पहला पॉइंट, नैरेटिव का मतलब होता है कि कहानी बताना, कहानी सुनाना। एलिग्री में कहानी को बताया जाता है, एलिग्री में कहानी को सुनाया जाता है। यह जो है प्रोज में भी हो सकता है और वर्स में भी हो सकता है। दोनों चीज मैंने बताई है। एलिग्री में एक कहानी सुनाई जाती है जो प्रोज फॉर्म में भी हो सकता है और कविता के भी रूप में भी हो सकता है। जब हम कोई कहानी बताते हैं तो उस कहानी में एजेंट होते हैं, एजेंट का मतलब कैरेक्टर होते हैं। उस कहानी में एक्शन, कोई घटना होती है। उस कहानी में किसी न किसी समय का जिक्र होता है और उस कहानी में कोई ना कोई सेटिंग होती है। ये तीन चार चीजें तो होती ही है। तो चाहे उस कहानी में जो घटना होगा, चाहे एजेंट होगा, कैरेक्टर होगा, चाहे समय होगा, चाहे सेटिंग होगा, एज वेल आर कंट्रीब्ड, ये सब का सब उसमें क्या कर दिया जाता है, कंट्राइब्ड कर दिया जाता है। कंट्राइब्ड मतलब उनको एक सेकेंडरी मीनिंग भी दे दी जाती है बाई आथर। किसके द्वारा? आथर के द्वारा। टू मेक क्वाहिरेंट सेंस, एक स्पष्ट सेंस करने, टू मेक क्वाहिरेंट सेंस आर द लिटरल, आर प्राइमरी लेवल। लिटरल या प्राइमरी लेवल का मतलब ये होता है कि सेकेंडरी लेवल पर उसको, लिटरल या प्राइमरी लेवल पर ही उसको एक क्वाहिरेंट रूप दे दिया जाएगा, जिसका परिणाम क्या होगा? ऑफ सिग्निफिकेशन एंड एट द सेम टाइम कम्युनिकेट। उसी समय आप देखेंगे ये दूसरी मीनिंग कम्युनिकेट करने लगता है। कम्युनिकेट अ सेकेंड आर को रिलेटेड ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेशन। ये इतना ही आपको ध्यान में रखना है। एलिगरी एक तरह का नैरेटिव है जो प्रोज में भी है, पोइट्री में भी है। और जो एलिगरी है उसमें, गिव मी 1 मिनट, आप होल्ड पे रहिएगा एक। ये आवाज जा रही मेरी? जी सर आ रही है। एडिबल। मैंने अभी तक जो आपको बताया था
वो ये बताया था कि जो आपका एलिग्री है, इसमें एक तरह का कहानी सुनाया जाता है, और ये कहानी प्रोज में भी हो सकती है, पोइट्री में भी हो सकती है। नंबर 1 पॉइंट। फिर नंबर 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो मैंने ये बताया कि जब भी इसको सुनाया जाता है बताया जाता है कहानी को, तो ये कहानी में कई चीजें होती है, जैसे एजेंट हो गए, एक्शन हो गए, टाइम उसमें होता है, सेटिंग होता है। तो इन हर चीज का एक उसमें सेकेंडरी मीनिंग भी चलने लगेगी। एक तो लिटरल मीनिंग है, जैसे मैं अगर आज आपको एक कहानी कानपुर की सुनाऊं, लेकिन वो घटना, वो पात्र कानपुर में तो मैंने सुना रहा हूँ, लेकिन उसका संबंध जो है कानपुर से ना हो करके, बल्कि कहाँ से हो, इलाहाबाद से हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वो जो कहानी है, एक कहानी तो कानपुर की चल रही है, लेकिन उसमें जो सेंस निकल रहा है वो किसका निकल रहा है, इलाहाबाद का निकल रहा है। तो जो घटना है, जो एक्शन है, जो सेटिंग है, जो प्लेस है, जो टाइम है, जो कैरेक्टर है, उसको क्या कर दिया गया, उसको कंट्राइव्ड कर दिया गया। कंट्राइव्ड का मतलब कि एक उसको एक अलग ढंग की सेकेंडरी मीनिंग उसमें निकाल निकल रही, सेकेंडरी मीनिंग का सिग्निफिकेशन निकल रहा है। तो एलिग्री जो होती है वह एक ऐसी कहानी होती है, जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये एक ही कहानी चल रही है, लेकिन वो हमेशा सेंस सेंस में दो कहानियां लेके चलती है। उसका हमेशा कोई ना कोई एक सेकेंडरी मीनिंग जरूर निकलेगा। अगर आपने कोई याद होगा, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है किसकी कहानी, एक आप कह सकते हैं कि कछुआ की एंड खरगोश का, कि स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। एक प्रोवर्ब भी इसी पर बना कि जो स्लो, जो धीरे चलते हैं लेकिन लगातार चलते हैं, वही रेस को जीतते हैं। तो ये कहानी जो बताई गई कछुए और खरगोश के माध्यम से बताई गई, लेकिन जो नसीहत दी गई है वह किसके लिए आया है, उन आदमियों के लिए जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। लोग वैसे भी जनरल लाइफ ये होता है कि सफलता का मूल मंत्र ही यही है कि लगातार प्रयास करते रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो कहानी है वह एलिगोरिकल है। एलिगरी के कई रूप होते हैं। जब जानवरों के माध्यम से कोई कहानी बताई जाती है, तब वह दूसरे शक्ल में आती है, उसको दूसरा नाम दिया गया है, फेबल नाम दिया जाता है। और जब कोई उसमें नैतिकता की बातें, धार्मिक उपदेश को लेकर के कही जाती है, तब कुछ और उसको नाम दिया गया। वो तो कल मैं बताऊंगा, लेकिन मेरा आज बताने का मकसद यही था कि आप एलिगरी को समझ लीजिए। या जैसे आपने आर्ट एंड ग्राफ ऊपर की कहानी पढ़ी, किसमें पढ़ी हुई थी, मुझे याद है कि इंटरमीडिएट में चलती थी। उसमें बाद में कैरेक्टर जॉर्ज रैमजे और टॉम रैमजे का भी उसी पैरेलल में जिक्र किया गया था, थोड़ा सा अपोजिट हो गया था। तो वो चीजें रही है। तो ये सब जितनी भी कहानी है, सब एलिगोरिकल स्टोरीज है। एलिगोरिकल, जिसमें दो स्टोरीज चलती है। एक स्टोरी उसमें आर्ट एंड ग्राफ ऊपर, दूसरा स्टोरी जॉर्ज रैमजे टॉम रैमजे का। उसके दो की वो थोड़ा सा अगेंस्ट में था, लेकिन उसका लिटरल मीनिंग वहां पे देने की कोशिश की। तो आज की क्लास से मैं यहीं पे एंड करूंगा, और मुझे लगता है कि आप सारे लोगों ने काफी इंजॉय किया है, और अच्छे ढंग से आपको समझ में आया है। और अगर कोई प्रॉब्लम है किसी तरह का, तो यू कैन जस्ट शेयर विथ मी इन व्हाट्सएप ग्रुप, एंड बी रेडी फॉर टेस्ट। आज आज हमने 3-4 शब्द लिए, उसका हमने बताया ही है, और क्लास रिकॉर्डेड मोड में भी है, बाकी वो मैं आपको सेंड कर दूंगा जो चीजें, सर लेकिन अपने आप को तैयार करें जी। सर वो जो आपने टेस्ट लिया था लास्ट वाला, तो उसमें सर एक दो क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया था जिसका मैंने रिप्लाई नहीं दिया था, तो वो सर डिस्कस वो कब मैं करेंगे आप? वो मैं और एक टेस्ट पेपर और बना के, जब मेरे पास 20-25 क्वेश्चन हो जाएगा, आज तो नहीं, हो सकता कल या परसों में डिस्कस कर। ओके ओके सर। और टेस्ट के जितने भी टेस्ट का क्वेश्चन आंसर आपको सर भिजवा सर टेस्ट उसी का में आंसर उसी सर में ग्रुप पे शेयर करिए। अच्छा सर वो जब मैं ओके जब मैं वहीं पे डिस्कस करूंगा तो वहीं पर भी, लेकिन आपको एक काम ये करना है कि जितना भी टेस्ट होगा उसका प्रिंट आउट निकाल के एक अपनी सेपरेट फाइल में शीट को रखते चलिएगा। बाद में यही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको किसी ना किसी रूप में मिलेंगे। ठीक। ओके, थैंक तो फॉर फिर गिविंग क्लास योर
जी सर 7 PM क्लास लगेगी एलटी की। बहुत नहीं, आज बहुत मुश्किल है।